आप सभी को राम राम। फैक्ट्स ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने कश्मीर से लिंक किया था और ये बात की थी कि आज हम कश्मीर पर एक एपिसोड ज़रूर लेकर आएंगे। तो आज उसी के बारे में गुरुजी से पूछेंगे। राम राम गुरुजी। राम राम, सबको राम राम। कश्मीर एक बहुत लंबा मुद्दा है और इसको एक एपिसोड में तो शायद हम नहीं ख़त्म कर पाएंगे, तो आज इसका एक रूट एपिसोड रखते हैं गुरुजी। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि इसका इतिहास क्या है, कश्मीर शब्द कैसे आया है? इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार सारे लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा इतिहास को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वर्तमान की समस्याओं की जड़ है वो। कोई भी देश जब अपना इतिहास पढ़ना भूल जाता है, या किसी देश के युवा जब अपना इतिहास नहीं सुनते हैं या समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे वो रूट से हट जाते हैं, समस्याओं का तदर्थ हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, एडॉकज़म सोसाइटी के अंदर आ जाता है। इसलिए इतिहास को समझिए, तब जाके समझ में आएगा वर्तमान में समस्या क्यों है, और उसके बाद उसको सुलझाने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीक़े या रास्ते होंगे, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। अब आज जो हम बात करते हैं वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। हम बात ये करते हैं कि कश्मीर का नाम कश्मीर कैसे पड़ा, कश्मीर क्या था, ये हम बात करते हैं। ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसके सोर्सेस को समझना। कहाँ से कश्मीर शब्द आ रहा है, या हम जब कश्मीर की बात कर रहे हैं तो किन शास्त्रों के, ग्रंथों के माध्यम से हम कश्मीर को समझ रहे हैं। यहाँ मैं एक ख़ास बात आपसे कहना चाहता हूँ। आपसे कहने का अर्थ है कि वो हज़ारों लोगों तक पहुँच जाएगी। अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं, नाम बदल दे रहे हैं, नाम बदल दे रहे हैं, सरकार में नाम बहुत बदले जा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ नाम बदलने चाहिए। जब आतताई बाहर से आए, आक्रांत बाहर से आए, वो भारत के राजा सम्राट बन गए, तो उन्होंने क्या किया? नाम ही तो बदले। नाम बदलने से एक पूरा इतिहास समाप्त हो गया, क्योंकि नाम में एक इतिहास होता है। अब जैसे हम गाज़ियाबाद में हैं, क्या गाज़ियाबाद नाम रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। गाज़ी शब्द में एक इतिहास छुपा हुआ है, और वो कैसा इतिहास है? गाज़ी। गाज़ी कौन है? जो हिंदुओं को मार के बनता है, काफिर को मार के बनता है। नॉट एग्जैक्टली हिंदू, काफिर को मारता है, तो काफिरों को मार रहे हैं। तो हम अपनी बेइज्जती दिन भर कराते हैं, लिखित रूप में भी कराते हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट्स में भी वो लिखित रूप में हमारी इंसल्ट है, हमारी संस्कृति की इंसल्ट है। इसलिए नाम बदलने चाहिए। कश्मीर क्यों पड़ा? ये कश्मीर है या काश्मीर है, कपस्मार है, इसके अलग अलग नाम हैं, और दुनिया में इसे किन किन नामों से जाना जाता है। पहला इसका सोर्स है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी भी दो हैं। मैं जिस राजतरंगिणी की बात कर रहा हूं वो बहुत ऑथेंटिक है, और वह लिखी गई है कल्हड़ के द्वारा। इसमें 8 खंड हैं। राजतरंगिणी शुरू होती है राजा गोनंद से। राजा गोनंद कौन है, ये समझते ही बहुत सारी चीजें स्पष्ट भी होंगी और बहुत सारी रुचि उत्पन्न होगी। राजा गोनंद जरासंध के रिश्तेदार हैं। अब आप सोचिए, यानी कश्मीर का इतिहास जरासंध से जुड़ गया, यानी भगवान श्री कृष्ण के काल से जुड़ गया। भगवान श्री कृष्ण के काल से भी पुराना है कश्मीर का इतिहास। यहां से वो लाइमलाइट में आना शुरू होते हैं, क्योंकि राजतरंगिणी में कल्हड़ ने यहां से शुरू किया है। 8 उसके खंड हैं, और 1184 में एक वहां राजा विजय सिम्हा जी थे। राजा विजय सिम्हा जी के राज तक उन्होंने इतिहास का संकलन किया है। और भारत में राजाओं का इतिहास यदि पढ़ा जाता है तो समाज का इतिहास स्वतः ही सामने आ जाता है। हिस्ट्री ऑफ किंग इज अ हिस्ट्री ऑफ स्टेट। प्रैक्टिकल सी बात है। अब 14वीं शताब्दी में इसका अनुवाद होता है फारसी में। फारस का जो रीजन है,
अभी आधुनिक रूप से हम फारस की खाड़ी, ईरान, ये उस रीजन में आते हैं, और भी ये विशाल था। अब इसका अनुवाद होता है 14वीं शताब्दी में फारसी में। भारत की संस्कृति, खास तौर से यदि कश्मीर की संस्कृति की आप बात करेंगे तो फारसी को इग्नोर नहीं कर सकते। दारा शिकोह ने भी ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया है। फारसी उस वक्त की एक डोमिनेंट लैंग्वेज है। ईरान उस वक्त का एक डोमिनेंट कंट्री है, और कश्मीर पर आज भी ईरान का प्रभाव है। जो वहाँ लैंग्वेज बोली जाती है पश्तो, वह फारसी के बहुत करीब है। भाषा का इतिहास जानने से भी उस देश का इतिहास खुल जाता है। तो जैन उल-अब्दी ने इसका फारसी में अनुवाद कराया। उससे बहुत सारे फैक्ट्स हमें मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? बहर उल अस्वर, यह फारस में पढ़ी गई है किताब। कश्मीर पर यह बुक है, और राज तरंगनी की यह अनुवादित पुस्तक है जो ईरान में इस नाम से जानी जाती है। और आज भी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, वो इसको पढ़ते हैं। सिविलाइजेशनल स्टडीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, वो भी इसको पढ़ते हैं और जानते हैं। एक बात। उसके बाद आता है अकबर। अकबर ने इस देश के हर कोने में घुसने की कोशिश की। अकबर ने भी इसका अनुवाद कराया अल-बदाउनी से। वो अनुवाद अकबर ने पढ़ा, क्योंकि संस्कृत वह नहीं पढ़ सकता। राज तरंगनी मूलतः संस्कृत में लिखी है, तो संस्कृत से उसने अल-बदाउनी से उसका ट्रांसलेशन कराया। अबुल फजल सब जानते हैं, आईने अकबरी जिन्होंने लिखी है, तो उसमें भी राज तरंगनी के उल्लेख से कश्मीर के इतिहास की विस्तृत चर्चा है, और हमें एक ज़बरदस्त इंसाइट मिलती है कश्मीर के इतिहास को लेकर। तो इन ट्रांसलेटेड वर्क्स को पढ़ना चाहिए यदि आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं। और ये ट्रांसलेटेड वर्क्स जो हैं, ये फारसी में आप नहीं पढ़ सकते, अरबिक में आप नहीं पढ़ सकते, तो किस में पढ़ सकते हैं? ये जोगेश जी हैं, जोगेश चंद्र, उन्हें योगेश चंद्र, उनकी एक इंग्लिश में बुक भी है। उन्होंने इन सब की बहुत डिटेल से स्टडी करके एक किताब लिखी है। उसमें ये सारे उल्लेख हैं जो राज तरंगनी में हैं, और उसके आगे के राजाओं के बारे में भी उसमें वर्णन है। लेकिन उससे पहले 17वीं शताब्दी में हैदर ने भी इसका अनुवाद किया है, और उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल, रिलीजियस, सिविलाइजेशनल, कल्चरल इश्यूज़ जो वहाँ थे उसका विस्तृत वर्णन दिया है अपनी तरीके से, जिसको पढ़ के समझ में आता है ये कितना बड़ा षड्यंत्र था। अब योगेश जी की बुक अंग्रेजी में है, किंग्स ऑफ कश्मीर। किंग्स ऑफ कश्मीर को आप पढ़ सकते हैं, अवेलेबल है। जोगेश नाम से भी ये है और योगेश नाम से भी है। तो किंग्स ऑफ कश्मीर यदि आप पढ़ते हैं, उसमें ये सारे उल्लेख हैं, और आपको एक बहुत फैक्चुअल सिचुएशन पता लग सकती है। बाकी जो मैं आपको बताता ही रहूँगा थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत डिटेल में जाकर अगर आप कश्मीर को समझना चाहते हैं तो ये पुस्तकें हैं, और इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ अशोक कुमार पांडे जी की भी एक किताब है, हिंदी में है। कश्मीर पे बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में इन्हीं किताबों से उल्लेखित किया गया है। और आगे बढ़ते हैं। अब 15वीं शताब्दी आती है, और उस वक्त के एक स्कॉलर हैं जोन राज। जोन राज जी ने 15वीं शताब्दी में राज तरंगनी द्वितीय करके एक पुस्तक लिखनी शुरू की, परंतु उनकी मृत्यु होने के कारण वह उस पुस्तक को पूर्ण नहीं कर पाए जो उनके शिष्य ने पूर्ण करी।
शिष्य ने आगे बढ़ाई। और ये बहुत मशहूर स्कॉलर हैं पंडित श्रीवर, इन्होंने उस पुस्तक को आगे बढ़ाया और बहुत सारी सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में इन्होंने वहाँ मेंशन किया है। एक और स्कॉलर हैं पराग भट्ट। भट्ट लोग महाराष्ट्र में भी हैं, भट्ट लोग कश्मीर में भी हैं। पराग भट्ट, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है राजवली पतक। इसमें गोनंद से या उसे आसपास से शुरू करके अकबर तक, मैंने इसका अध्ययन नहीं किया है इसलिए इस पुस्तक के बारे में बहुत डिटेल से नहीं बता सकता, लेकिन अकबर तक इन्होंने उसमें उल्लेख किया है। ये पुस्तक अगर कहीं से मिल जाती है, कश्मीर में मिल जाती है, मैंने निवेदन किया हुआ है, अभी तक पहुंच नहीं पाई है। कई वर्ष पूर्व मैंने इस पुस्तक के बारे में कहा है। मैं इसको पढ़ना भी चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि इसमें जो मैंने इसके कुछ अंश पढ़े हैं उसमें कश्मीर के अद्भुत इतिहास के बारे में हमें पता चल रहा है और आज जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं ये भी पता चल रहा है। क्योंकि कश्मीर का जो इतिहास है एक वक्त में विचित्र इतिहास है। एक तरफ तो एकदम शांत उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति और व्यापारिक उन्नति, हर किस्म की उन्नति कश्मीर में है और कश्मीर में ज्ञान तो मानो ऐसा बह रहा है गंगा जैसा। और वहीं दूसरी तरफ बुद्ध, शैव और आज का जो सेंट्रल एशिया है वहाँ के लोगों का आना, क्लैश होना, बहुत बड़े स्तर पर धर्मांतरण होना, ये भी साथ साथ चल रहा है। और हिंदुओं पर जिस प्रकार से एट्रोसिटीज़ की जा रही हैं, उत्पीड़न किया जा रहा है उस वक्त, जिसका सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ कि वो हर जगह टॉयलेट भी नहीं कर सकते थे और अगर उन्हें घोड़े पे चलना होता था तो बिना कसी जीन, मतलब केवल घोड़े की नंगी पीठ पर ही बैठकर जा सकते थे। ऐसा उत्पीड़न जो वहाँ के नेटिव लोग हैं। हम अपनी ज़िंदगी कैसे जिए, ये हमारा देश है। बाहर के आतताई और आक्रमणकारी वह हमें इस प्रकार से प्रताड़ित करते हैं। इसके बारे में बड़ा विस्तार से समझने की आवश्यकता है आपको। खानकाह मतलब जैसे छोटा सा आश्रम समझ लीजिए, शाम को बैठ के वहाँ चर्चाएं हो रही हैं और खानकाह में किस प्रकार की चर्चाएं होती हैं ये ज़रूर जान लेना, समझ में आएगा कि किस तरीके से एक धर्म को नष्ट किया गया, संस्कृति को नष्ट किया गया और दूसरी संस्कृति को थोपा गया। और इस कदर उसके बारे में लिखा गया कि हमें ये लगता है ये तो बड़ी पवित्र जगह है, लेकिन वहाँ क्या खेल होगा ये ज़रूर समझाऊंगा मैं आपको और ज़रूर समझ लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको कुछ सोर्सेस के बारे में बता रहा हूँ, कश्मीर के नाम कैसे पड़ा उसके बारे में बता रहा हूँ। सुनकर गर्व भी होगा, अच्छी जानकारी मिलेगी, सुनते रहिए। आगे बढ़ता हूँ। अब पराग भट्ट जो थे उनका देहांत हो गया तो उनके शिष्य हैं शुक्र, उन्होंने अकबर से आगे का इतिहास कश्मीर का लिखा राजवली पतक में ही। कश्मीर के इतिहास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है राजतंगनी के अलावा एक और पुस्तक, शास्त्र भी उसे आप कह सकते हैं, और उसका नाम है नीलमत पुराण। नीलमत पुराण को समझने की ज़रूरत है, इसका मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आधुनिक साइंसदान लोग बनते हैं कह रहा हूँ, है नहीं ये सब। ये अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त करके एक सुडोज़म क्रिएट इनके अंदर हुआ है जिसमें ये रीडिंग बिटवीन द लाइंस भूल चुके हैं। आईक्यू उनकी बेहद कमज़ोर है और इनको ये आता है कि भारत की चीज़ों को समझे बिना उसका मजाक उड़ा दो। और डरपोक ये इतने हैं कि ये रूस का, अमेरिका का, ब्रिटेन का मजाक नहीं उड़ा सकते क्योंकि ये उन्हें एक्सेप्ट कर चुके हैं, ये हमारे आका हैं। भाषा के माध्यम से और उनकी पुस्तकों के माध्यम से ये उन्हें अपना मालिक मानते हैं, इसलिए भारत का मजाक उड़ाते हैं। ये मैं ताना मार रहा हूँ, ताना इसलिए मार रहा हूँ कि आप लोग समझें और मेंटल इंडिपेंडेंस प्राप्त करने की कोशिश करें। सबसे बड़ी इंडिपेंडेंस होती है थॉट की।
चलिए आगे सुनिए इसको। सतीसर नाम की एक झील है, कश्मीर कुछ नहीं है, सतीसर नाम की एक बहुत बड़ी सी झील है जहां एक राक्षस रहता है, जलोदभव। अब आप कहेंगे राक्षस ले ले आ गया इनका राक्षस। बहुत सारे लोग आपको ये लिखेंगे कमेंट में, आ गया इनका राक्षस, क्योंकि इन लोगों को ये पता ही नहीं राक्षस का मतलब क्या होता है। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, यह मूलतः प्रोफेशंस हैं। रावण राक्षस है, एक प्रोफेशन है। ऐसे तो ऋषि पुत्र तो रावण है, ऋषि मुनियों की संतान है रावण। इसलिए मैं कहता हूं ऋषि मुनि की संतान कहने से कोई आदमी ऋषि मुनि नहीं हो जाता है। वह राक्षस है। राक्षस दो प्रकार के, एक तो जो रक्षा करते हैं, आचार्य चतुर्सेन ने भी व्याम रक्षामह में इसका वर्णन किया है। तो जो रक्षा करते हैं, और जिन लोगों ने एंशिएंट लैंग्वेजेस को डिकोड किया है, उन्होंने भी इसका रक्षा से भाव लिया कि जो उस क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं वह राक्षस है। और जो रक्षा कर रहे हैं ज़रूरी नहीं वो अच्छी नीयत से कर रहे हो, वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं आने देना चाहते जो उस क्षेत्र के कल्याण की बात कर रहा हो, या उसे मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, भगा देते हैं। ये डाकू भी हो सकते हैं। तो जलोदभव को मारे बिना या उसको हराए बिना ये संभव नहीं है, और वो झील में रहता है। यानी ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है कप की तरह से, ठीक है ना। ऐसे घाटी है, ये बहुत बड़ी कश्मीर घाटी है तो सब जानते हैं। ये बहुत बड़ी घाटी है जिसमें जल ही जल भरा हुआ है। वो वहाँ कहीं रहता है जिसको हम कह रहे हैं कि वह झील में रहता है। कोई कह सकता है घाटी में रहता है, शायद घाटी शब्द उस वक्त नहीं था तो इसे झील में। अब झील का मतलब ये मत मानिएगा पानी के नीचे महल बना के रहता है। ये मानते कौन है? ये फेरी टेल्स जो टीवी के माध्यम से परोसते हैं, या जिन्होंने कुछ चित्रकथाओं के माध्यम से परोस दिया, वहाँ से गड़बड़ हो गई। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों को भी झूठी कहानी मत सुनाइए, क्योंकि वही उनके दिमाग पर असर करती हैं, बुढ़ापे तक रहती हैं। सत्य बताइए, है ना, कि कछुआ बोल पड़ा, कौवा बोल पड़ा, गीदड़ बोल पड़ा, ये सब मत सुनाया कीजिए बच्चों को। सत्य बताइए। आज के बच्चे अलग प्रवृत्ति के हैं। आगे बढ़ते हैं, बीच बीच में ताने मारते रहने चाहिए। तो सतीसर झील, जलोदभव राक्षस और श्री कृष्ण का आना। श्री कृष्ण को वहां विष्णु कहा जाता है, ठीक। श्री कृष्ण से पहले एक छोटा सा वाक्य है, उसे समझिए। वह जुड़ा हुआ है कश्यप। कौन है? ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप ने उस इलाके को प्रोटेक्ट करने की और उस जलोदभव राक्षस से उसे मुक्त कराने की एक मुहिम की। प्रजापति ब्रह्म, प्रजापति भी कश्यप को कहा जाता है। यानी जो लोग बौद्धिक स्तर पर अति विलक्षण होते थे वह सारे प्रजापति की श्रेणी में रखे जाते थे। तो ज़रूरी नहीं एक ही ब्रह्मा जी हैं, चार मुंह लिए, जैसे टीवी पे दिखाते हैं, इधर वाला मुंह उधर वाला मुंह तो चुप है, ये वाला मुंह बोले जा रहा है, एक पीछे भी है। वह संकेत हैं, उनकी प्रखर बुद्धि के संकेत हैं। वह अपने दिमाग के सभी हिस्सों से पूर्ण कार्य ले पाते हैं। यह उस बात का संकेत है। प्रजापति भी अनेक हैं, विष्णु भी अनेक हैं। मैं किसी दिन विष्णु जी के बारे में बताऊंगा, 19 प्रकार के विष्णु हैं। तो ऋषि कश्यप को प्रजापति कहा जाता है, और प्रजापति को का कहा जाता था। कौन नहीं? का। और जल को भी का कहा जाता था। और अश्मीर का अर्थ होता है सोख लेना। का अश्मीर यानी जल को सोख लेना। जब जल सूखेगा तो क्या होगा? वह स्थान रहने लायक बनेगा। वो इतना खूबसूरत स्थान है, वहाँ पर प्रचुर मात्रा में वनस्पति हो सकती है, लेकिन जल के कारण नहीं हो पा रही है, इसलिए उसमें
काफ़ी हिस्से से जल निकलना चाहिए, यह उनकी परिकल्पना थी। लेकिन अब इस परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र का इस्तेमाल कर सके या उसकी शक्ति इतनी हो। गोनंद नाम मत भूलिए कोई भी, अभी मैं गोनंद की बात करने वाला हूं। तो इन्होंने क्या किया, विष्णु जी से निवेदन किया। विष्णु जी बलराम को लाए। बलराम कौन है, सब जानते, श्री कृष्ण के भाई, श्री कृष्ण के दाऊ। बलराम जी ने जलोद्भव राक्षस को मारकर उस क्षेत्र को मुक्त कराया। अब झील कैसे जावे? झील जाएगी जब वाराह जैसी सुअर, वाराह जैसी धार वाली चीज़ों से बड़े बड़े नाले या नालियां बनाकर उस पानी को बाहर निकाला जाएगा। और पानी कहाँ से बाहर निकाला जाता है? बिल्कुल जड़ में बैठकर, ऊपर से तो नहीं निकलेगा। तो वाराह नाम के उस यंत्र का या उस प्रकार के मनुष्य का प्रयोग किया गया। यहां मैं एक बात और बताना चाहता हूं, नाग और सांप में अंतर होता है। ऋषि कश्यप नागवंशी है, जलोद्भव राक्षस नागवंशियों का परम विरोधी है, मार देता है उन्हें। यह बात मैंने एक खास कारण से बनाई। अब जैसे वर्ड है खास ना, खस भी वहां पर एक प्रजाति है। जैसे नाग एक प्रजाति है, ऐसे खस भी एक प्रजाति है। और बहुत सारे लोग कहते हैं इस खस की वजह से ही इसे कश्मीर भी कहा गया है, कश्मीर कहा गया होगा कश्मीर, लेकिन यह बहुत ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। तो वो वाराह आकार की चीज़ों से वहाँ पर मूल में यानी जड़ में नालियां बनाई गई और उस पानी को बाहर भेजा गया, जिससे कि नदियों का निर्माण वहाँ होता है। और इस स्थान को क्या बोले जहाँ से नदियां निकाली गई हैं? वाराह मूल, बारामूला उसे आज कहते हैं। यह है वाराह मूल, बारामूला जहां सबसे ज्यादा आतंकवादी गतिविधियां हैं। गोनंद का नाम याद रखिएगा, अभी बताऊंगा। तो श्री कृष्ण यहां आते हैं। गोनंद जरासंध का रिश्तेदार है। गोनंद श्री कृष्ण से चिढ़ रहा है, नुकसान कर रहा है धर्म का। श्री कृष्ण के सामने धर्म का नुकसान हो तो क्या होगा उस आदमी का? गोनंद का नाश। और आताताइयों ने या जो उस वक्त के प्री इस्लामिक या इस्लामिक स्कॉलर्स थे, उन्होंने इसी चीज को मिस इंटरप्रेट किया। कैसे किया ये जानने की जरूरत है, हास्यास्पद है लेकिन जानने की आवश्यकता है। अगला सब सुनाओ, रुचि आ रही है? ठीक, सुनिए। तो कश्मीर के अब 3 नाम हैं। काश्मीर, एक है कश्यप मार, वो भी ऋषि कश्यप के लिए है, और एक कश्मीर। कश्मीर, कश्मार, कास्मार, और एक और नाम है जिसे अलेक्जेंडर के लोग पुकारते थे। हेरोडेटस ने जिस नाम का प्रयोग किया है। हेरोडेटस कश्मीर को क्या कहता है? कस्पास्त्रोस। क्योंकि कश्मीर की रौनक आज के तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान तक फैली हुई है। और क्या, ये धरती कोई सामान्य धरती नहीं है कश्मीर की। क्यों यहां आताताई काबिज होना चाहते हैं? ठीक। अब एक किस्सा बेदिली सुनिए, जिसे मैंने किस्सा बेदिली कहा है, वो बेदुद्दीन है। बेसिकली एक हास्यास्पद चीज है। एक इतिहास लिखा जाता है जिसमें काशफ नाम का एक व्यक्ति है
जिसने इसका निर्माण किया। अब ये काशिफ कौन है? कश्यप। कश्यप को वो लिखते हैं काशिफ। काशिफ नाम के व्यक्ति से, यानी अब इस पर देखिए, इसे कब्जाने के लिए नाम बदला जा रहा है और उसी का आगे जाके एक नैरेटिव बना रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं झगड़े के पॉइंट ऑफ व्यू से या गुस्से के पॉइंट ऑफ व्यू से, घृणा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ। एक राष्ट्र की अस्मिता होती है और इसे उस राष्ट्र में रहने वाले सभी धर्मों के, समुदायों के, संप्रदायों के लोगों को समझना चाहिए। और हर धर्म के जितने भी पैगंबर हैं या प्रमुख लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ को समझा है और अपने लोगों को समझाया है। अब लोगों को नेता भड़का रहे हैं, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, वो गलत है। लोगों को अपने धर्म का मूल पढ़ना चाहिए, तो फिर नहीं लड़ेंगे वो। अब ये काशिफ आ गए साहब। अब इन काशिफ ने उस दर्रे में से पानी निकाल के सुलेमान को दे दिया। ठीक, अब ये हो सकता है ये अरब वाले सुलेमान हो, जो भी थे। राजा सुलेमान को ये दर्रा उन्होंने सौंप दिया और कहा कि इसे बसा दीजिए अब आप। अब राजा सुलेमान ने वहां पर इस्लामिक राज्य की स्थापना करी। अब इन काशिफ का एक लड़की से विवाह करा दिया उन्होंने, मीर, काशिफ की मीर, काश्मीर। इस तरीके से एक नैरेटिव सुनने में हास्यास्पद लग रहा है, मजाक सी लग रही है। अब इन राजा सुलेमान को गोनंद मार देता है। तो अब वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि गोनंद ने उनका राज्य कब्जा लिया। अब बताओ, एक नैरेटिव बना दिया। देखिए नैरेटिव कब बना? 5000 साल पहले लगभग। ऐसी चीजें बदलती हैं और ऐसे एक राष्ट्र के अस्तित्व पर तलवार लटकाई जाती है। 5000 साल पहले ये नैरेटिव बदला। गोनंद ने उस वक्त का इस्लामिक राज्य कब्जा लिया। इस्लामिक राज्य उस वक्त था भी नहीं। ये प्री इस्लामिक हिस्ट्री है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस्लाम के मानने वाले लोग नहीं हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मुझे मालूम है लगभग 4000 साल पुराना इतिहास है इस्लाम का। जो हिजरी सम्मत है, ये हिजर से आया है और यहाँ कुरान मजीद कही गई है, ज़मीन पे उतारी गई है, जैसा का धर्म मानता है और उसकी पूरी इज्जत है। मैं वो बात नहीं कह रहा, मैं उनके इतिहास को भी नहीं काट रहा, लेकिन मैं इस बात को यहाँ कह रहा हूँ कि उस वक्त वो उस किस्म का राज्य स्थापित नहीं कर सकते थे पॉलिटिकली। और गोनंद के जो वहाँ पर चिन्ह हैं वो उसके पुराने हैं और वह ऋषि कश्यप के जो चिन्ह हैं वो भी उससे बहुत पुराने हैं। लेकिन नैरेटिव कैसे बदला ये मैंने आपको बताया। इस प्रकार कश्मीर बना। अब नाग वंश है, शिवजी का जो नाग से संबंध है, ये नाग वंश से संबंध है। कृपा करके इसे समझ लिए, धर्म का मजाक मत उड़ाइए। वो सांप वंश नहीं है, गले में सांप न है उनके, नाग नहीं है। नाग एक वंश है। और नाग ही क्यों, वहां पर भट्ट हैं, डामर हैं, निषाद हैं, कस हैं, ये सब प्रजातियां हैं या कबीले हैं और यह आज भी हैं और ये सब वहां पर रहते हैं और इन सब का खात्मा किया गया और जो बच गए उनको मारने की कोशिश आतंकवादी कर रहे हैं कि ये वहाँ के मूल हैं, मूल निवासी हैं। इनको यदि मार दिया जाएगा तो कश्मीर पाकिस्तान का हो जाएगा या वहाँ पर हम मुस्लिम स्टेट, मैं इस्लामिक स्टेट की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम स्टेट वहाँ पर बना देंगे। तो वो जो एक हिंदू मुसलमान का झगड़ा पैदा किया गया है वो भी यहीं से शुरू हो जाता है। ये मुसलमानों को भी समझना चाहिए क्योंकि उनको भी तो भाई डेवलपमेंट चाहिए ना। कब तक उनके नेता लोग उनको फालतू में उलझाते रहेंगे और लड़ाते रहेंगे और खुद तफरीह करते रहेंगे। कश्मीर में भी तो नेता यही कर रहे हैं, सबके बच्चे महफूज हैं और बाहर पढ़ रहे हैं और वहाँ के बच्चों को पत्थर हाथ में दे देकर मरवा रहे हैं, जेलों में डलवा रहे हैं। उनसे बचने के लिए आपको भी इतिहास पढ़ना पड़ेगा,
फिर नहीं लड़ सकते हम लोग, क्योंकि लड़ाने वालों की कलई खुल जाती है, इसलिए वो आपको पढ़ने नहीं देते, इसलिए किताबों की किताबें गायब हो जाती हैं। अब दरगाहें कैसे आईं, खानकाह कैसे आए, खानकाहों में क्या बातें हुआ करती थी, यह भी समझने की ज़रूरत है, तो आतंकवाद की हिस्ट्री समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो गुरुजी, जो आपने सारी बातें बताई, इनके कोई साइंटिफिक एविडेंसेस भी है हमारे पास? भूवैज्ञानिकों ने इस बात को ऑन रिकॉर्ड है, ये जियोलॉजिस्ट ने कश्मीर पर रिसर्च करी और सेम थ्योरी दी, सेम थ्योरी, और ये ऑन रिकॉर्ड है भाई। अगर आप जियोलॉजिस्ट्स इन कश्मीर पे सर्च करें तो शायद आपको मिल जाएगा, और नहीं भी मिलता है तो आप वाडिया इंस्टीट्यूट है, हिमालयन स्टडीज़ का इंस्टीट्यूट है, कश्मीर में ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे संपर्क करके आप इनको पढ़ सकते हैं। जियोलॉजिस्ट तो कहते हैं कि ये जो नीलमत पुराण में कथा लिखी जा रही है, ठीक वो हुआ है। हाँ, उसका वो कारण कहते हैं ट्रिमर्स आए, भूकंप आए, भूकंप में कुछ दर्रे फट गए, उसमें से पानी बाहर निकल गया। हम कह रहे हैं कि कोई भूकंप नहीं आया, बलदाऊ ने इस टाइप से किया, इस टाइप से उसको पानी को निकाल दिया, लेकिन अल्टीमेटली पानी था, जियोलॉजिस्ट मानते हैं, निकला, जियोलॉजिस्ट मानते हैं, घाटी बनी, जियोलॉजिस्ट मानते हैं, फ्लोरा फ्योना के बारे में जियोलॉजिस्ट मानते हैं, और उसका जो टाइमिंग है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ठीक वही आता जो नीलमत पुराण में है। साइंटिफिक एविडेंस से बड़ा और क्या चाहिए। तो गुरुजी, जो आपने खानका की बात की या फिर वहाँ पे जो इस्लामिक रूल की बात की, उसमें आप नेक्स्ट एपिसोड पे बताएंगे? हाँ बिल्कुल, ये जानना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आतंकवाद की कलई तो वहीं से खुलेगी। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। पर जैसा गुरुजी ने अभी कहा कि जब तक हम इतिहास नहीं जानेंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि मूल रूप कहाँ है, और जो लोग हमें लड़ाना चाहते हैं उनसे हम कैसे टैकल करेंगे। इसीलिए गुरुजी ने आपको ये इतिहास बताया है इस शो के माध्यम से। अब ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी ये बातें पहुँचे। इसी बात पे राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।